नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हॉरर स्टोरी हिंदी में। मैं हूं करण और आज फिर लेकर आया हूं आपके लिए एक ऐसी खौफनाक कहानी जिसे सुनकर आपकी रगों में खून जम सा जाएगा। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए और भी डर और रहस्य से भरी कहानियां लाते रहें। दोस्तों, सोचिए जरा, अगर आप कहीं सफर पर हो, रास्ता सुनसान हो और अचानक आपको इतनी तेज पेशाब लगे कि आप मजबूरी में किसी भी जगह टॉयलेट कर दो। लेकिन क्या हो अगर वो जगह किसी प्रेत का वास हो? क्या आपने कभी सोचा है उस एक गलती के बाद आपके जीवन में कैसा प्रलय आ सकता है? जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मेरे साथ क्या हुआ ये जानने के लिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम शंकरवाल कौर है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और पिछले 18 सालों से ट्रक चला रहा हूं। इन लंबे सालों ने मुझे न सिर्फ एक अच्छा ड्राइवर बनाया है, बल्कि मुझे जिंदगी के बहुत गहरे सबक भी सिखाए हैं। आंधी हो या तूफान, तेज धूप हो या मूसलाधार बारिश, मैंने हर मौसम में अपने ट्रक को दौड़ाया है। अनगिनत सड़कें, अनगिनत मोड़, अनगिनत किस्से, और हर सफर ने मुझे कुछ नया सिखाया है। माल को समय पर पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी थी और दोस्तों, चाहे रास्ते कितने ही मुश्किल क्यों न रहे हों, मैंने कभी हार नहीं मानी। लेकिन हर सफर आसान नहीं होता। कुछ सफर ऐसे भी होते हैं जो हमें जिंदगी भर याद रहते हैं। और आज मैं आपको अपने एक ऐसे ही सफर के बारे में बताने जा रहा हूं। उस रात अचानक घर में दूध खत्म हो गया था, तो मुझे बाजार जाना पड़ा। दूध लेकर जैसे ही मैं वापसी के लिए गली से गुजरा, मेरी नजर एक अजीब आदमी पर पड़ी। उसने एक गंदी सी काली शॉल ओढ़ रखी थी और वह खुद से ही कुछ बड़बड़ा रहा था। उसकी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी पर अभिशाप दे रहा हो। और मुझे डर हुआ कि कहीं वह सीधे मेरे पास ना आ जाए। मैं तेज कदमों से उससे दूर होकर निकल गया, लेकिन हर 2-3 कदम बाद में पीछे मुड़कर देखता रहा कि कहीं वह मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। खैर, मैं जैसे तैसे घर पहुंचा, चाय बनाई और पीने बैठा ही था कि मां आ गई। हम दोनों बैठकर गप्पे मारने लगे और धीरे धीरे बातों का रुख पड़ोसियों की बुराई तक पहुंच गया। तभी मां बोली, तुझे पता है हमारे पड़ोस में जो अमर रहता है, उसने 3 मोड़ वाले रास्ते पर रखे एक अभिमंत्रित नींबू को ठोकर मार दी थी। बस उसी दिन से उसे अजीब अजीब दौरे पड़ने लगे। मैंने हंसते हुए कहा, अरे मां, ये सब अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन बात यहीं से बिगड़ गई। मां और मेरी कहासुनी हो गई और गुस्से में मैं अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद मेरे एक जानकार का फोन आया। कहा कि उसका माल मेरे ट्रक में लोड करना है। मैंने तुरंत भोला को फोन किया और ठान लिया कि सुबह होते ही ट्रक लेकर वहां पहुंच जाऊंगा। वो सफर जिसने मेरी जिंदगी बदल दी, वो सफर जो मेरे लिए सबसे भयानक पला साबित हुआ। मेरे साथ उस सफर में मेरा क्लासी भोला मर्शल्ट भी था। भोला को मैंने खुद ट्रक चलाना सिखाया था। जब भी मुझे थकान होती, वो मदद कर देता। लेकिन दोस्तों, भोला बिना मेरी इजाजत के कभी भी ट्रक नहीं छूता था। उस रात भी हमें अपने शहर से दूसरे शहर तक माल लेकर जाना था। डिलीवरी हमें अगले दिन सुबह 10 बजे तक हर हाल में करनी थी। मैंने भोला से कहा, देख भोला, तू जल्दी जल्दी सारा माल ट्रक में लोड करवा ले, मैं तब तक एक चाय पीकर आता हूं। मेरी बात सुनकर भोला मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं उस्ताद, आप जाइए। जब तक आप चाय पीकर आते हो, मैं सारा माल चढ़ा दूंगा। तब तक आधा माल लोड हो चुका था, बस थोड़ा सा बचा था। मैं वहां से चला गया और पास की दुकान पर बैठकर चाय पीने लगा। चाय का हर घूंट उस वक्त कितना सुकून भरा लग रहा था। यह मैं सोच भी नहीं सकता था कि थोड़ी देर बाद वही रात मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बन जाएगी। चाय खत्म करके जब मैं वापस अपने ट्रक के पास पहुंचा, तो तब तक सारा माल लोड हो चुका था। मैंने भोला को आवाज दी, चल भाई, अब देर मत कर, ट्रक में चढ़ जा, हमें जल्दी निकलना होगा। भोला तुरंत ट्रक में आकर बैठ गया। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और हम निकल पड़े उस सफर पर। एक ऐसा सफर जिसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि
वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना सफर बन जाएगा। दोस्तों, हम लोग दिन के करीब 2 बजे में माल लेकर वहां से निकले थे। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। रास्ते पर गाड़ियों की आवाज आई थी, धूप तेज थी, लेकिन सफर संभालने लायक था। शुरुआत के कुछ किलोमीटर हम दोनों बिल्कुल चुपचाप बैठे रहे। बस इंजन की गड़गड़ाहट और सड़क की हल्की सी कंपन, यही आवाजें कानों में गूंज रही थीं। लेकिन दोस्तों, सफर लंबा हो तो या तो गाने सुनकर वक्त काटा जाता है या फिर बातें करके, वरना रास्ता इतना बोरिंग लगने लगता है कि नींद आने लगती है। तो मैं और भोला भी धीरे धीरे इधर उधर की बातें करने लगे। अब भोला वैसे ज्यादा बोलने वाला लड़का नहीं था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, उसे अपने काम से मतलब रहता था। लेकिन उस दिन जब मैंने उससे बातें करने की कोशिश की तो उसके चेहरे पर अजीब सी थकान और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ भोला, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? वो पहले तो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, कुछ नहीं उस्ताद, बस ऐसे ही। उसके लहजे में घबराहट थी। मैंने 2-3 बार और पूछा तो आखिरकार उसने मेरी ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, उस्ताद, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी तबीयत बिगड़ रही है, मुझे उल्टी आने वाली है। उसकी ये बात सुनते ही मेरा दिल धड़क गया। मैंने तुरंत पूछा, अरे भोला, जब तुझे पहले से तबीयत खराब लग रही थी तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? भोला ने हल्की मुस्कान दी और बोला, उस्ताद, जब हम लोग माल लोड करवा रहे थे तब भी मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए चुप रहा। लेकिन अब लग रहा है कि मेरी हालत सही नहीं है। दोस्तों, उसकी बातें सुनकर मुझे सच में बहुत चिंता होने लगी। इतना लंबा सफर, और अगर खलासी ही बीमार पड़ जाए तो परेशानी तो बढ़ ही जाती है। मैंने तुरंत अपने ट्रक से पानी की बोतल निकाली और भोला की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये ले भाई, पानी पी ले, शायद थोड़ा आराम मिले। भोला ने मेरी बात मानी और धीरे धीरे पानी पी लिया, लेकिन उसके चेहरे की पीली पड़ती रंगत और उसकी बेचैन आंखें मुझे अंदर तक असहज कर रही थीं। दोस्तों, कुछ देर तक तो भोला चुपचाप बैठा रहा, लेकिन फिर अचानक उसने मुझे कहा, उस्ताद, ट्रक रोक दीजिए। उसकी आवाज कमजोर थी और चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था। मैं समझ गया कि उसकी हालत अब और बिगड़ रही है। मैंने तुरंत ट्रक सड़क के किनारे रोक दिया। जैसे ही ट्रक रुका, भोला झटके से दरवाजा खोलकर नीचे उतरा और सड़क के किनारे जाकर जोर जोर से उल्टियां करने लगा। उसे इस हाल में देखकर मेरे मन में घबराहट और चिंता दोनों ही बढ़ गई, क्योंकि दोस्तों, सफर अभी लंबा था और इस हालत में अगर भोला साथ ना दे पाए तो परेशानी और भी बढ़ सकती थी। मैंने भागकर भोला को संभाला और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं भोला, हिम्मत रखो, आगे चलते ही किसी मेडिकल स्टोर से दवा ले लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। मेरी बात सुनकर भोला ने धीमे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में तकलीफ साफ झलक रही थी। फिर हम दोनों वापस ट्रक में आकर बैठ गए। मैंने इंजन स्टार्ट किया और सफर आगे बढ़ा दिया। कुछ किलोमीटर और चलने के बाद हमें हाईवे के किनारे एक मेडिकल स्टोर दिखाई दिया। मैंने तुरंत ट्रक वहीं रोक दिया और भोला को अंदर आराम करने को कहकर खुद दवाई लेने चला गया। मुझे इतना तो पता था कि उसे लगातार उल्टियां हो रही हैं, इसलिए उल्टी रोकने वाली दवा ही लेनी है। दुकानदार से दवा लेकर मैं फौरन वापस ट्रक में लौटा। भोला पास वाली सीट पर सिर टिकाकर बैठा था। मैंने उसे हल्के से जगाया, पानी दिया और दवाई खिला दी। फिर मैंने उसे कहा, चलो अब तुम पीछे बेड पर लेट जाओ, आराम करो। भोला चुपचाप मेरी बात मानकर ट्रक के पीछे लगे बेड पर जाकर लेट गया। अब मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली मिली कि चलो, भोला ने दवाई ले ली है, अब शायद उसे आराम मिल जाएगा। मैंने ज्यादा सोचे बिना ट्रक दोबारा स्टार्ट किया और सफर जारी रखा। सड़क पर दौड़ रहा था। पल पल बदलते नजारे खिड़की से गुजर रहे थे और वक्त धीरे धीरे शाम से रात में बदल चुका था। पीछे भोला गहरी नींद में सोया हुआ था। मैंने एक नजर शीशे से उसकी तरफ डाली और सोचा, चलो अच्छा है, दवाई असर कर गई। बेचारा दिन भर से परेशान था, अब थोड़ा आराम कर रहा है।
लेकिन दोस्तों, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि भोला के लिए दिन मनहूस था, तो अब मेरे लिए ये रात मनहूस साबित होने वाली थी। इस बात का जरा भी ख्याल नहीं था कि कुछ देर बाद मेरे साथ ऐसा होने वाला है जिसकी कल्पना मैंने कभी सपने में भी नहीं की थी। काफी देर ड्राइव करने के बाद अब मुझे भी भूख लगने लगी थी। मैंने सोचा क्यों ना किसी ढाबे पर रुककर खाना खा लिया जाए। थोड़ी दूर और जाने पर सड़क के किनारे एक ढाबा दिखाई दिया। ढाबे की टिमटिमाती रोशनी देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि मेरी भूख अब शांत होने वाली थी। मैंने ट्रक उस ढाबे की तरफ मोड़ा और पार्किंग में लगा दिया। वहां पहले से ही 2-3 ट्रक और खड़े थे। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस ढाबे को मैं अपनी भूख मिटाने का जरिया समझ रहा हूं, वही ढाबा मेरी उस खौफनाक रात के नाच की शुरुआत बनने वाला था। ट्रक को पार्किंग में लगाने के बाद मैंने अपने खलासी भोला को उठाया और कहा, भोला उठो, चलो खाना खाते हैं। तो मेरी बात सुनकर भोला बोला, उस्ताद में मुझे भूख नहीं है, आप जाकर खा लीजिए। उसकी बात सुनकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने उससे कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? सुबह से तूने कुछ भी नहीं खाया और अब इस तरह से खाली पेट रहना ठीक नहीं है। चल, मेरी बात मान और थोड़ा सा ही सही लेकिन खाना खा ले। पहले तो भोला साफ साफ मना करता रहा, लेकिन मेरे बार बार समझाने पर आखिरकार उसने हामी भर दी और हम दोनों ट्रक से उतरकर ढाबे की तरफ चल पड़े। ढाबे पर पहुंचते ही मैंने खाने का ऑर्डर दे दिया। जब तक खाना आता भोला उठकर हाथ मुंह धोने चला गया, क्योंकि वह अभी अभी सोकर उठा था और उसका चेहरा भी थका थका लग रहा था। कुछ देर बाद जब वो वापस आया तो मैंने उसकी तबीयत के बारे में पूछा। भोला ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, उस्ताद, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं, बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहा हूं। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल को तसल्ली मिली और मैंने सोचा, चलो अच्छा है, मेरी चिंता अब खत्म हो गई। लेकिन दोस्तों, मुझे यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि असली चिंता तो अब कुछ देर बाद शुरू होने वाली है। थोड़ी देर में खाना आ गया और हमने खाना शुरू कर दिया। मैं तो भूख से बेहाल था, इसीलिए भर पेट खाया। भोला ने भी मेरा मन रखने के लिए थोड़ा बहुत खा लिया। खाना खत्म करने के बाद मैंने महसूस किया कि मैंने जरूरत से ज्यादा खा लिया है, इसलिए मैं और भोला दोनों कुछ देर ढाबे के बाहर टहलते रहे। रात की हवा ठंडी थी और कुछ सुकून देने वाली भी। कुछ देर बाद हम वापस ट्रक में चढ़ गए और मैंने इंजन स्टार्ट करके सफर दोबारा शुरू कर दिया। दोस्तों, अब तक तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन उसके बाद जो होने वाला था उसे मैं आज तक नहीं भूल पाया, क्योंकि मैंने अनजाने में एक ऐसी गलती कर दी थी जिसका अंजाम मुझे अपनी जान देकर चुकाना पड़ सकता था। ढाबे से निकलने के बाद हम दोनों ट्रक के अंदर चुपचाप बैठे थे। भोला मेरे पास वाली सीट पर बैठा था और अब उसकी तबीयत पहले से बेहतर लग रही थी। हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही धीरे धीरे कम हो रही थी। सड़क पर अजीब सी खामोशी छाने लगी थी। माहौल इतना शांत था कि बस ट्रक के इंजन की गड़गड़ाहट और बाहर की ठंडी हवा ही सुनाई दे रही थी। इस सन्नाटे को तोड़ने के लिए मैंने ट्रक में लगे रेडियो को ऑन कर लिया और कुछ पुराने गाने बजने लगे। गानों की धुन ने सफर को हल्का फुल्का और थोड़ा आसान बना दिया। भोला भी अब एकदम ठीक लग रहा था और वो रेडियो की धुनों को सुनते हुए खामोश बैठा था। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे अंधेरा और भी घना होता जा रहा था। रात गहराती जा रही थी और अब हमारा ट्रक जिस हाईवे पर दौड़ रहा था उसके दोनों तरफ बेहद घना जंगल फैला हुआ था। दूर दूर तक पेड़ों की परछाइयां अंधेरे में किसी साए जैसी लग रही थीं। सड़क पर अब गाड़ियां लगभग ना के बराबर रह गई थीं। बीच बीच में कोई एक दो गाड़ियां दिखती, वो भी हमारे ट्रक को ओवरटेक करके जल्दी से आगे बढ़ जाती और फिर पीछे बस वही सन्नाटा और वही अंधेरा रह जाता। उस समय मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इसी सन्नाटे और अंधेरे में मेरे लिए वो खौफनाक सफर शुरू होने वाला है, जिसकी दहशत आज भी मेरे दिल और दिमाग से मिट नहीं पाई है। खैर, अब मैं इन बातों पर ज्यादा ध्यान दिए बिना अपने खलासी भोला से कहता हूं, यार भोला,
मुझे बहुत ज्यादा टॉयलेट लग रहा है। मैं कहीं साइड में ट्रक रोक कर होकर आता हूं। मेरी बात सुनते ही भोला फौरन घबराया सा कहता है, उस्ताद, इस सुनसान रास्ते पर इस वक्त ट्रक रोकना ठीक नहीं रहेगा। आप थोड़ा वेट करो। जैसे ही हमें कोई रिहायशी इलाका मिलेगा, वहीं कर लेना। वैसे भी ये इलाका मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। देखो ना उस्ताद, ये जंगल कितना डरावना लग रहा है। भोला की घबराई आवाज सुनकर मैं भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता हूं और फिर उससे कहता हूं, ठीक है, अगर तू कह रहा है तो मैं कंट्रोल कर लेता हूं। जैसे ही कोई रिहायशी इलाका आएगा, वहीं कर लूंगा। ये कहकर मैं ट्रक चलाता रहता हूं। लेकिन दोस्तों, वक्त बीतता जाता है। ट्रक हाईवे पर लगातार दौड़ता रहता है और फिर भी सामने कहीं भी कोई बस्ती, कोई गांव, कोई आबादी नजर नहीं आती। ये जंगल का इलाका जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार मैं भोला से कहता हूं, भोला, अब तो मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। काफी देर से रोके हुए हूं और इतनी देर ड्राइव करने के बाद भी कोई इलाका नहीं दिखा। ये जंगल पता नहीं कितना फैला हुआ है, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। ज्यादा देर तक रोक कर रखना सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। अब देखो, सामने एक खुली जगह दिख रही है। मैं वहीं ट्रक रोक दूंगा और साइड में जाकर टॉयलेट कर लूंगा। मेरी बात सुनकर भोला फौरन रोक देता है। उस्ताद, प्लीज, आप 1-2 मिनट और रुक जाइए। क्या पता कोई खुला इलाका मिल ही जाए। वैसे भी इस जंगल के बीच ट्रक रोकना मुझे सही नहीं लग रहा। भोला के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। उसकी आंखें लगातार इधर उधर घूम रही थीं, जैसे किसी अनहोनी का अंदेशा हो। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता हूं और ट्रक आगे बढ़ाता रहता हूं। अब कुछ ही दूरी पर मुझे हाईवे के साइड में एक गाड़ी नजर आती है। वो गाड़ी सड़क के किनारे इस तरह खड़ी थी जैसे अचानक उसमें कोई खराबी आ गई हो। भोला की नजर उस गाड़ी पर पड़ते ही वह घबरा कर कहता है, उस्ताद, इतने सुनसान इलाके में भला कौन अपनी गाड़ी रोकता है? कहीं ये कोई गुंडे, बदमाश या लुटेरे तो नहीं? उसकी आवाज में डर और शक साफ झलक रहा था। सच कहूं तो उसकी बात मुझे भी थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि अक्सर सुनसान जंगलनुमा जगहों पर ऐसे ही गिरोह लोगों को रोककर लूट लेते हैं। भोला का शक बेवजह भी नहीं था, लेकिन जैसे ही मेरा ट्रक उस गाड़ी के करीब पहुंचा और हेडलाइट की रोशनी सीधी उस पर पड़ी, तो मैंने देखा कि गाड़ी के पास 2-3 लड़कियां खड़ी थीं और उनके साथ कुछ आदमी भी थे। गाड़ी का बोनट खुला हुआ था और वो लोग उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। यह देखकर मुझे थोड़ा सुकून मिला और मैं भोला से मुस्कुराते हुए कहता हूं, देखा भोला, तू बेकार ही डर रहा था। ये कोई फैमिली होगी जिनकी गाड़ी खराब हो गई है, तभी इन्हें इस सुनसान हाईवे पर रुकना पड़ा। तू भी ना हर वक्त डर ही सोचता रहता है। अब मैं भी अपना ट्रक उस कार के आगे जाकर रोक देता हूं और सोचता हूं कि इतने लोगों के रहते हुए डरने की कोई बात नहीं है, तो क्यों ना अभी टॉयलेट करके आ लूं। मेरी बात सुनकर भोला भी हामी भर देता है। फिर मैं ट्रक से उतरकर हाईवे के किनारे की ओर बढ़ जाता हूं। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूं, मेरी नजर उस खराब पड़ी कार पर पड़ती है जिसकी हेडलाइट सीधे मेरे चेहरे पर चमक रही थी। वहीं उस कार के पास 2-3 लड़कियां खड़ी नजर आती हैं। उनको इस तरह सामने खड़ा देख मुझे टॉयलेट करने में अजीब सी शर्म आने लगती है। इसलिए मैं थोड़ा ऊपर की ओर चढ़ जाता हूं। थोड़ा ऊपर चढ़ने पर मुझे एक पुराना, टूटा फूटा सा सीमेंट का पिलर दिखता है, जिसकी ऊंचाई 3-4 फीट रही होगी। पिलर के चारों ओर घनी झाड़ियां थीं, जो जगह को और भी सुनसान बना रही थी। मैंने ज्यादा सोचा नहीं और वहीं जाकर टॉयलेट करने लग गया। लेकिन जैसे ही मैं ऐसा कर रहा था, अचानक मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सा झटका दौड़ गया। मैं ठिठक कर खड़ा हो गया, लेकिन फिर खुद को समझाने लगा कि शायद यह मेरा वहम होगा। खैर, काम खत्म करके मैं नीचे उतर आया और वापस ट्रक में जाकर बैठ गया। ट्रक स्टार्ट करने से पहले मैंने एक बार फिर उस कार के पास गाड़ी रोकी। तभी कार के पास खड़ा एक अधेड़ उम्र का आदमी, यही कोई 55-60 साल का, मेरी ओर देखने लगा। उसकी नजर में कुछ ऐसा था जिसे मैं समझ नहीं पाया। मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा, अरे अंकल, गाड़ी खराब हो गई है क्या?
कोई मदद करूं? मेरी बात सुनकर उसने हल्की मुस्कान दी और बोला, नहीं बेटा, अब लगभग गाड़ी ठीक हो गई है। हमने मैकेनिक बुला लिया था, उसने सब कर दिया है। तुम चले जाओ। पूछ लिया, वही काफी है। उसकी बात सुनकर मैंने ट्रक आगे बढ़ा दिया, लेकिन उस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ऊपर जाकर जो गलती मैंने की थी उसका कितना खौफनाक असर होने वाला है। मैं इस बात से पूरी तरह अनजान था कि मेरी उस छोटी सी लापरवाही ने अनजाने में मुझे एक अनहोनी के रास्ते पर धकेल दिया है। शुरुआत में सब सामान्य लगा। सड़क सुनसान थी, हवा ठंडी थी, लेकिन अचानक ही मेरे भीतर बेचैनी उठने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हाईवे के किनारे फैले जंगल से कोई मुझे घूर रहा हो। हर बार जब यह एहसास गहराता तो मेरे माथे से पसीना टपकने लगता। मैं ट्रक चला रहा था, लेकिन मन कहीं और था। अपनी घबराहट को दबाने की कोशिश में मैंने नजरें सड़क पर जमा दी। कुछ देर बाद मेरे पेट में हल्की सी टीस उठी। मैंने सोचा कि बस यूं ही हो रहा होगा और ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे जैसे रास्ता बढ़ता गया, दर्द भी बढ़ने लगा। अब वह हल्की चुभन तीखे दर्द में बदल चुकी थी। मैंने कराहते हुए भोला से कहा, यार भोला, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अभी तो मैं संभाल रहा हूं, लेकिन अगर और बढ़ा तो मुश्किल हो जाएगी। मेरी बात सुनते ही भोला घबरा गया। क्या हुआ उस्ताद? अभी तो आप बिल्कुल ठीक थे, अचानक इतना दर्द कैसे होने लगा? मैंने गहरी सांस ली और कहा, वही तो, यही बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। जब से मैं टॉयलेट करके वापस आया था, तभी से ये अजीब सा पेट का दर्द शुरू हो गया था और धीरे धीरे वो दर्द तेज होता जा रहा था। शुरुआत में मैंने इसे हल्के में लिया और ट्रक चलाता रहा, लेकिन जैसे जैसे रास्ता आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे दर्द मेरी सहन शक्ति से बाहर होने लगा। आखिरकार जब वो दर्द असहनीय हो गया तो मैंने अचानक ट्रक को सड़क के किनारे रोक दिया। मेरी तकलीफ देखकर भोला भी घबरा गया। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से उसे परेशानी उठानी पड़े, इसलिए मैंने काफी देर तक दर्द सहा था। मगर अब मजबूर होकर मुझे कहना ही पड़ा, भोला, अब ये पेट का दर्द मुझसे और नहीं सहा जा रहा। मेरे चेहरे पर छाया दर्द देखकर भोला के होंठ कांपने लगे। वो सचमुच डर गया था। मैंने खुद को संभालते हुए धीरे से कहा, देख, मेरी सीट के पीछे वाला बैग उठाना, उसमें दवाई की पट्टी है, दर्द की गोली होगी, जल्दी से निकाल कर दे। दोस्तों, मैं हमेशा अपने पास पेन किलर रखता हूं और हर ड्राइवर को रखनी भी चाहिए, क्योंकि सड़क पर कब किस मुसीबत का सामना करना पड़े कहा नहीं जा सकता। और आज मुझे उस गोली की सख्त जरूरत पड़ गई थी। भोला ने फुर्ती से बैग उठाया और गोली निकालकर मेरे हाथ में रख दी। मैंने पानी के साथ वो गोली निगल ली। मेरी हालत देखकर भोला की आंखों में फिक्र साफ झलक रही थी। वो लगभग कांपती आवाज में बोला, उस्ताद, आप पीछे वाले बेड पर लेट जाइए और थोड़ा आराम कीजिए। यहां से आगे मैं ट्रक संभाल लूंगा। जैसे ही ये जंगलनुमा इलाका खत्म होगा, मैं आपको अस्पताल ले जाऊंगा। आप फिक्र मत करो। उसकी बात मानकर मैं धीरे धीरे पीछे वाले बेड पर लेट गया। दर्द की वजह से मेरे हाथ अपने पेट को दबाए हुए थे और मेरी आंखें हर सेकंड भारी हो रही थीं। भोला ने ट्रक को दोबारा स्टार्ट किया और गाड़ी को आगे बढ़ा लिया। मैं वहीं दर्द से तड़पता हुआ लेटा रहा। कुछ देर तक एक ही पोजीशन में पड़े रहने के बाद शायद गोली ने थोड़ा असर दिखाना शुरू कर दिया था। दर्द धीरे धीरे कम होने लगा और उस राहत ने मेरी थकी हुई आंखों को बंद कर दिया। मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। करीब 15-20 मिनट ही हुए होंगे कि अचानक मेरी नींद टूट गई। मेरी नाक में एक अजीब सी बेहद गंदी बदबू भर गई। वो बदबू इतनी भयानक थी कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। जैसे किसी सड़े गले नाले के पास पड़ा हूं या किसी गंदी नाली के बीच लेटा हूं जहां से टॉयलेट जैसी सड़ांध उठ रही हो। मैंने आंखें खोलने से पहले ही लेटे लेटे भोला से कहा, भोला, ये कैसी बदबू आ रही है? कहां से आ रही है ये गंध? मेरी आवाज के बावजूद भोला ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने दोबारा, फिर तीसरी बार भी पूछा, लेकिन ट्रक में सन्नाटा पसरा रहा। अब बेचैनी बढ़ गई। मैं हड़बड़ाकर आधा उठ बैठा और नजरें भोला की तरफ घुमाई। और दोस्तों, जो नजारा मेरी आंखों के सामने था, उसे देखकर मेरी रूह जैसे वहीं जम गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं।
दिल की धड़कनें तेज हो गईं और बदन बर्फ की तरह कांपने लगा। उस दृश्य को देखकर तो किसी को भी दिल का दौरा पड़ सकता था। मैं बिल्कुल लकवाग्रस्त सा जड़ हो गया था, जैसे मेरी सारी ताकत वहीं खत्म हो गई हो। क्योंकि ट्रक को भोला नहीं चला रहा था, बल्कि उसकी जगह एक अजीब ओ गरीब शक्ल वाला डरावना शख्स ड्राइविंग सीट पर बैठा था। उसका रूप इतना विचित्र था कि यकीन मानिए, पहली नजर में ही लगा कि वो इंसान नहीं है। इतना भयानक चेहरा मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उसके सिर पर एक भी बाल नहीं था, जैसे किसी ने जड़ से खींच कर निकाल दिए हों। लंबे लंबे कान इतने अजीब लग रहे थे कि उन्हें देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते। उसकी वो आंखें एकदम सफेद थीं, जैसे किसी मुर्दे की बेजान ठंडी और सूनी आंखें। उनमें जीवन का एक कतरा भी नहीं था। उसके दांत इतने नुकीले और लंबे थे कि ऐसा लगता था मानो अगले ही पल मेरी गर्दन चीर डालेंगे। उसके नाखून गंदगी से भरे, खुरदरे और खतरनाक दिख रहे थे, जैसे किसी को नोचने का इंतजार कर रहे हों। उसके मुंह की चमड़ी झड़कर लटक रही थी और पूरा शरीर कीचड़ से लथपथ था, मानो वो किसी दलदल या गंदी नाली से निकल कर आया हो। और जो सड़ांध मेरी नाक को चीरती जा रही थी, वो उसी के शरीर से आ रही थी। अब उसे अपने ट्रक की स्टीयरिंग थामे देख मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। मैं बिल्कुल जिंदा लाश की तरह बस उसे देखता जा रहा था। मेरी जुबान चीखना चाहती थी, लेकिन गला इतना सूखा और डर से जकड़ा हुआ था कि आवाज बाहर ही नहीं आ पा रही थी। उस पल मुझे लगा कि अब मेरी मौत बस कुछ ही पलों की मेहमान है। पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था और दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि कानों में धमक सी सुनाई देने लगी। दोस्तों, वो नजारा इतना भयानक था कि शब्द भी उसके सामने कमजोर लगते हैं। शायद उसकी असली दहशत वही समझ सकता है जिसने उसे अपनी आंखों से देखा हो। और मैं उसी दौर से गुजर रहा था। डर से दिमाग सुन्न पड़ गया था। तभी अचानक वो सर घुमाकर मेरी तरफ देखता है। उसकी सूनी आंखों में झांकते ही मेरी रूह जैसे कांप गई और फिर उसके होंठ धीरे धीरे फैलते हैं, एक भयानक खून जमा देने वाली मुस्कान के साथ। अब उसे इस तरह मुस्कुराते देख मेरी हालत और भी खराब हो गई। कांपते हुए मैंने अपने आप को पीछे खिसकाया और हिम्मत जुटाकर थरथराती आवाज में उससे पूछा, कौन हो तुम? और तुम जो भी हो, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर और भी भयावहता फैल गई। फिर एक घोर अंधेरे से निकली हुई आवाज की तरह वो बोला, तूने मुझे और मेरी जगह को नापाक किया है, गुस्ताख, और इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। अब तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। इतना कहते ही वो पागलपन से हंस पड़ा। उसकी हंसी, हो, वो हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरी नसें जम सी गईं, मानो पूरी धरती कांप उठी हो। उसके बाद उसने ट्रक की स्टीयरिंग छोड़ दी और मेरी तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसकी बदबू और भयानक शक्ल मेरे और करीब आ रही थी। मैं पूरी तरह कांप रहा था। वो अब बस मेरे सामने था। मेरी सांसें रुक सी गईं। मैं हिम्मत हारकर अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और पूरी जान लगाकर चीखने की कोशिश की। इस बार मेरी चीख सचमुच फूट पड़ी। चीख के साथ ही मुझे अपने सीने पर किसी के हाथ का दबाव महसूस हुआ, एकदम गर्म इंसानी हाथ। मैं झटके से चौंक गया और तुरंत आंखें खोल दी। जैसे ही आंखें खुली, मैं खुद को अपने ट्रक के पीछे वाले बेड पर लेटा हुआ पाया। मैं हाँफ रहा था, पसीने से लथपथ था। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि अभी तक जो मैंने देखा वो सपना था या हकीकत। मेरी चीख सुनकर मेरा खलासी भोला घबराकर ट्रक रोक चुका था। फिर वो दौड़कर मेरे पास आया और घबराई हुई आवाज में बोला, उस्ताद, आपको क्या हुआ? आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे थे? उस्ताद, आपको क्या हो गया है? आप चीख क्यों रहे हो? भोला की आवाज सुनकर मैं हड़बड़ाकर उसकी तरफ देखता हूं। मेरा पूरा बदन पसीने से तरबतर था और दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीने को फाड़कर बाहर आ जाएगा। मैंने घबराकर भोला से कहा, अभी जो आदमी ट्रक चला रहा था वो कहां गया? भोला ने हैरानी से मुझे देखा और बोला, कौन आदमी उस्ताद? आप किस आदमी की बात कर रहे हो? ट्रक तो मैं ही चला रहा था। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कांपती आवाज में कहा, नहीं भोला, अभी कुछ देर पहले यहां कोई और था। वही
अजीब सा दिखने वाला आदमी। भोला मेरी आंखों में सीधे झांकते हुए बोला, उस्ताद, शायद आपने कोई बुरा सपना देखा है। इस ट्रक में मेरे और आपके अलावा और कोई नहीं है। उसकी बात सुनकर मैं और उलझ गया। मेरे लिए यकीन करना मुश्किल था कि जो मैंने अभी अभी देखा और महसूस किया वो सिर्फ एक सपना था। लेकिन फिर खुद को झूठी तसल्ली देते हुए मैंने सोचा, शायद भोला सही कह रहा है, हो सकता है ये कोई डरावना सपना ही हो। लेकिन मन मानने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि उस आदमी की कड़वी डरावनी आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। तूने मुझे और मेरी जगह को नापाक किया है। ये शब्द सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने डरते हुए भोला से पूछा, भोला, अगर वो सपना था तो फिर मेरे सीने पर वो हाथ किसका था जिसकी वजह से मैं चीख पड़ा? भोला ने धीरे से जवाब दिया, उस्ताद, जब आप चीख रहे थे तो मैंने ही आपको हिलाकर उठाने की कोशिश की थी। उसकी बात सुनकर मेरा थोड़ा डर कम हुआ, लेकिन मन के अंदर एक बेचैनी और खौफ अब भी जिंदा था। खैर, किसी तरह खुद को संभालते हुए मैंने ये सब दिमाग से निकालने की कोशिश की। ट्रक आगे बढ़ता गया और हम उस सुनसान जंगलनुमा इलाके से निकल आए। सब कुछ सामान्य सा लगने लगा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर मुझे टॉयलेट की जरूरत महसूस हुई। मैंने भोला से कहा, ट्रक को साइड में लगाओ, मुझे फिर जाना है। भोला ने ट्रक रोक दिया। मैं नीचे उतरा और सड़क किनारे चला गया। जैसे ही मैंने टॉयलेट करना शुरू किया, अचानक मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। इस बार पेशाब नहीं, बल्कि खून की लाल लाल बूंदें टपक रही थीं। यह देखकर मेरी रूह तक कांप गई। सांसें तेज हो गईं, आंखें फटी की फटी रह गईं। घबरा कर मैं तुरंत ट्रक की तरफ भागा और कांपती आवाज में भोला से बोला, भोला, मुझसे टॉयलेट की जगह खून निकल रहा है। मेरी बात सुनकर भोला का चेहरा भी सफेद पड़ गया। वो कुछ पल खामोश रहा और फिर बोला, उस्ताद, घबराइए मत, अभी कुछ ही देर में सुबह होने वाली है। पहले माल पहुंचा देते हैं, फिर आपको सीधे अस्पताल ले चलेंगे। कोई अच्छा डॉक्टर सब देख लेगा। उसकी बात सुनकर मैंने कमजोर सी हामी भरी और ट्रक में लगे बेड पर जाकर लेट गया। लेकिन नींद कहां आने वाली थी। जब भी आंख लगती, वही डरावना चेहरा, वही अजीब सा आदमी मेरे सामने आ खड़ा होता। हर बार उसकी गूंजती आवाज मेरे कानों में उतरती, तूने मुझे और मेरी जगह को नापाक किया है। उस रात डर मेरे जिस्म की नस नस में बस चुका था। वो पूरी रात मैंने जैसे मौत के साए में काटी थी। आंखें तो बंद थीं, लेकिन नींद नाम की कोई चीज मुझसे कोसों दूर भाग चुकी थी। दिल धड़क धड़क कर जैसे सीने को चीर देना चाहता था। दिमाग में बस एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, आखिर मैंने किसको नापाक किया है? और ये जो भी मेरे सपनों में आकर मुझे डराता है, ये कौन है? सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से झांकी तो मैंने राहत की सांस ली। जैसे तैसे रात तो कट गई थी। कुछ ही देर बाद हम अपने माल को लेकर मंजिल पर पहुंच गए। वहां सामान खाली करवाया और बिना वक्त गंवाए सीधे अस्पताल का रुख किया। डॉक्टर ने मेरी हालत देखकर कई टेस्ट लिख दिए। मैंने सब टेस्ट कराए, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल निकला। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां पकड़ा दी और हमें रवाना कर दिया। दिन का वक्त तो जैसे तैसे गुजर जाता, लेकिन डर का साया मुझे सिर्फ रात में घेरता। और इस बार जब हम अपने शहर पहुंचने वाले ही थे, अंधेरा दस्तक दे चुका था। तभी अचानक मेरे कानों में एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। वो आवाज इतनी भयानक थी कि मेरी रूह कांप उठी। मैं हड़बड़ाकर भोला से पूछ बैठा, तूने सुनी भोला? किसी औरत की चीख, कितनी डरावनी थी ना? भोला ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और बोला, उस्ताद, कौन सी चीख? मुझे तो कुछ भी नहीं सुनाई दिया। लगता है आप ठीक से सोए नहीं, तभी ऐसा लग रहा है। उसकी ये बात सुनकर मेरी हालत और खराब हो गई। क्या सच में सिर्फ मैं ही सुन रहा हूं? खैर, कुछ देर बाद हम शहर पहुंच गए। ट्रक वहीं छोड़कर मैं सीधे घर की तरफ चल पड़ा। लेकिन अजीब बात यह हुई कि जैसे जैसे मैं घर के करीब पहुंच रहा था, मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। हर कुछ कदम पर मैं पीछे मुड़कर देखता, लेकिन वहां कोई नहीं होता। आखिरकार जब घर का दरवाजा खटखटाया तो भीतर से मेरी बीवी अमृता ने खोला। लेकिन जैसे ही वो सामने आई,
न जाने क्यों मैं उस पर बुरी तरह भड़क पड़ा। इतनी देर क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में? समझ नहीं आता तुम्हें? मेरे इस तेवर को देखकर अमृता अवाक रह गई। उसने शायद पहले कभी मुझे इस अंदाज में नहीं देखा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अंदर जाने का इशारा किया। मैं खुद भी हैरान था। मैं आखिर कर क्या रहा हूं? गुस्सा क्यों फूट रहा है? खैर, कपड़े बदल कर आया तो अमृता मेरे लिए खाना लेकर आ गई। हमेशा की तरह सम्मान और प्यार से थाली मेरे सामने रख दी। लेकिन जैसे ही मैंने पहला निवाला लिया, अचानक मेरे भीतर से एक अजीब सा गुस्सा फूट पड़ा। ये क्या बनाकर लाई हो? मुझे मांस चाहिए, अभी जाकर मांस लाओ, अमृता ने धीरे से कहा। आज तो घर में मांस नहीं बना। बस उसकी यही बात सुनकर मेरा पागलपन हद से बाहर हो गया। न जाने मुझ पर क्या सवार था कि मैंने गुस्से में आकर उसे जोरदार तमाचा जड़ दिया। उसकी आंखों में आंसू थे और मेरी आंखों में सिर्फ गुस्सा। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं इंसान था या धीरे धीरे किसी और का साया मुझ पर हावी हो रहा था। दोस्तों, आज से पहले मैंने कभी भी अमृता पर हाथ नहीं उठाया था। यह पहली दफा था जब मुझसे यह गलती हुई थी। मगर उस वक्त मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरा जिस्म मेरे काबू में ही नहीं था, जैसे किसी और ताकत ने मुझ पर कब्जा कर लिया हो। हाथ उठाने के बाद मैं एकदम सहम गया और चुपचाप वहां से उठकर अपने कमरे में चला गया। मैंने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अब मेरे इस बर्ताव से अमृता जोर जोर से रोने लगी और सीधे अम्मा पिताजी के पास भागी। रोते रोते उसने सब कुछ बता दिया कि शंकर यानी मैं ने उस पर हाथ उठाया है और उसे समझ नहीं आ रहा कि मुझे अचानक क्या हो गया। अमृता की शिकायत सुनकर अम्मा पिताजी परेशान होकर मेरे कमरे के बाहर आ गए और बार बार दरवाजा खटखटाने लगे। लेकिन उस वक्त मेरे कान जैसे बंद हो चुके थे। मुझे होश ही नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। उसके बाद की कहानी मुझे याद नहीं, लेकिन हां, आगे का सब अमृता की आंखों से ही जान पाएंगे। अमृता बताती है, जब अम्मा पिताजी शंकर का दरवाजा खटखटाते रहे तब भी अंदर से कोई आवाज नहीं आई। काफी देर तक दरवाजा बंद रहने पर पिताजी को गुस्सा भी आया। उन्होंने अमृता से कहा, बेटी तुम जाओ, सो जाओ, सुबह देखेंगे। मगर रात खामोश नहीं थी। उस कमरे से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कभी ऐसा लगता जैसे शंकर किसी सामान को तोड़ रहा हो, कभी घुटी घुटी चीखें सुनाई देती। अमृता डरते हुए बस यही सोचती रही कि शायद वो गुस्से में ये सब कर रहा है। सुबह होते ही अमृता ने फिर दरवाजा खटखटाया, मगर कोई जवाब नहीं। उसने कई बार आवाज दी, शंकर दरवाजा खोलो, लेकिन अंदर से सन्नाटा ही मिला। डर उसकी रगों में दौड़ गया। वह भागते हुए अम्मा पिताजी के पास गई और सब कुछ बता दिया। अब पिताजी घबरा गए। वो भी दौड़कर दरवाजे के पास आए और जोर जोर से आवाजें देने लगे, लेकिन अंदर से कोई हलचल नहीं। आखिरकार पिताजी ने जोर लगाकर दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा खुलते ही जो नजारा सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। शंकर बेहोश हालत में फर्श पर पड़ा था। उसके आसपास खून की बूंदें फैली थीं। उसके शरीर पर लंबे लंबे गहरे घाव के निशान बने हुए थे, जैसे किसी जानवर ने उसे नोचा हो। घबराकर सब लोग उसे तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने जांच की तो उनके चेहरे पर भी हैरानी साफ झलक रही थी। वो कह रहे थे कि शंकर के घाव इंसानी नहीं लगते, जैसे किसी दरिंदे ने हमला किया हो। 4-5 दिन अस्पताल में बीत गए, मगर शंकर की हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ रही थी। वह दिन रात बिस्तर पर चीखता चिल्लाता रहा। फिर एक दिन शंकर के मोबाइल पर कॉल आया। अमृता ने उठाया। फोन उसके खलासी भोला का था। भोला ने घबराकर पूछा, भाभी जी उस्ताद काम पर क्यों नहीं आ रहे? सब ठीक तो है ना? अमृता ने रोते हुए बताया कि शंकर अस्पताल में भर्ती है और हालत बहुत खराब है। यह सुनकर भोला भी घबरा गया और कुछ देर बाद अस्पताल पहुंच गया। वहां शंकर को उस हालत में देखकर उसके होश उड़ गए और फिर उसने सबको बताया कि सफर के दौरान अचानक शंकर को पेट दर्द हुआ था। कुछ देर बाद जब वो टॉयलेट गया तो वहां से खून निकल रहा था। भोला ने धीरे से कहा, भाभी जी सच बताऊं तो उसी वक्त से उस्ताद की हालत बिगड़नी शुरू हुई थी, जैसे उस टॉयलेट के बाद उनकी रूह पर किसी ने कब्जा कर लिया हो। अब भोला की बात सुनकर अम्मा के दिल में एक अलग ही डर घर कर जाता है। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा,
कहीं हमारे बेटे पर किसी ने टोना टोटका तो नहीं कर दिया? वो हमारा इकलौता सहारा है। अगर इसे कुछ हो गया तो हमारा जीना ही बेकार हो जाएगा। अम्मा की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। उन्होंने पिताजी से कहा, आप कुछ भी कीजिए, किसी अच्छे जानकार को बुलाइए, पता लगाइए कि आखिर शंकर के साथ हुआ क्या है। पिताजी थोड़ी देर सोचते रहे और फिर गंभीर आवाज में बोले, हाँ, मैं एक पंडित जी को जानता हूं, वो हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं। इसके बाद पिताजी और भोला दोनों मिलकर पंडित जी के घर पहुंच गए। उन्होंने पंडित जी को पूरी घटना बताई, कैसे शंकर अचानक बीमार पड़ा, कैसे उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। पंडित जी बिना देर किए हॉस्पिटल आ गए। वहां पहुंचकर उन्होंने शंकर का हाथ थामा और अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र जाप करने लगे। कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया। सबकी सांसें थम सी गईं। कुछ ही देर में पंडित जी का चेहरा लाल पड़ गया, मानो किसी भयंकर सच्चाई का एहसास हो गया हो। ये देख पिताजी ने घबराकर पूछा, पंडित जी क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हो गए हैं? पंडित जी ने गहरी सांस ली और धीमी मगर सख्त आवाज में कहा, तुम्हारे बेटे ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने रास्ते में जिस जगह टॉयलेट किया था, वो जगह एक प्रेत का बसेरा थी। उस प्रेत ने वहां अपना ठिकाना बना रखा था। तुम्हारे बेटे ने उसकी जगह को अपवित्र कर दिया और अब वो प्रेत बेहद गुस्से में है। वो इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं है। ये सुनते ही अम्मा चीख मारकर रो पड़ी। उनका कलेजा जैसे मुंह को आ गया हो। मैं भी आंसू रोक नहीं पाई, लेकिन पिताजी ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, पंडित जी, इसका कोई उपाय तो होगा। पंडित जी ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, हाँ, उपाय है। तुम्हारे बेटे को उसी जगह ले जाना होगा। वहां उसे उस प्रेत से माफी मांगनी होगी, तौबा करनी होगी, जगह को पानी से शुद्ध करना होगा और कुछ मंत्रों का पाठ करना होगा। तभी वो प्रेत शांत होगा। पिताजी ने चिंतित होकर कहा, पर इस हालत में मेरा बेटा वहां कैसे जाएगा? तभी पंडित जी ने अपनी जेब से एक तावीज निकाला और शंकर के कंधे पर बांधते हुए बोले, ये तावीज अभी कुछ दिनों तक इसकी रक्षा करेगा। धीरे धीरे इसकी हालत सुधर जाएगी। जैसे ही ये चलने फिरने लायक हो जाए, मुझे खबर देना। इतना कहकर पंडित जी वहां से चले गए। उस तावीज के असर से 2-3 दिन में शंकर की हालत में सुधार आने लगा और करीब 1 हफ्ते बाद वो पूरी तरह ठीक हो गया। जैसे ही शंकर ने आंखें खोली और घर जाने लायक हुआ, पिताजी ने उसे सारी सच्चाई बताई। उन्होंने कहा, बेटा, हमें सब पता चल गया है। तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। शंकर ने कमजोर आवाज में कहा, हाँ पिताजी, जब मैं वहां टॉयलेट कर रहा था तो मैंने देखा था, वहां सीमेंट का बना एक पिलर था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। सोचा कि यूं ही पड़ा होगा। पिताजी का गुस्सा फूट पड़ा। जब तुम्हें दिखा था तब भी तुमने ऐसी गलती कैसे कर दी? यही लापरवाही अब हमें इतनी भारी पड़ रही है। शंकर सिर झुकाकर खामोश खड़ा रहा। कुछ दिनों बाद शंकर को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और वो घर आ गया। घर पहुंचते ही पिताजी ने पंडित जी को बुला लिया। कुछ ही देर में पंडित जी भी आ गए। फिर सबने मिलकर एक प्राइवेट गाड़ी तय की और रात के समय उसी जगह पहुंच गए, क्योंकि पंडित जी ने साफ कहा था, जो भी करना है वो रात के समय ही करना होगा। पंडित जी शंकर की ओर देखकर गंभीर स्वर में बोले, सबसे पहले इस जगह को पानी से शुद्ध करना होगा। शंकर ने तुरंत पंडित जी की बात मानते हुए गाड़ी से पानी की केनी निकाली और पंडित जी के कहे अनुसार उस पुराने पिलर और उसके आसपास की जगह को धोना शुरू किया। जैसे ही पानी उस पिलर पर गिरा, ऐसा लगा मानो वहां की धूल और मिट्टी के साथ कोई अदृश्य बोझ भी बहकर चला गया हो। इसके बाद पंडित जी ने एक बोतल शंकर को थमाई। उसमें गंगाजल का पानी था। उस पवित्र जल से भी शंकर ने पिलर और आसपास की जगह को अच्छे से धो डाला। फिर पंडित जी ने उसे झुककर माफी मांगने को कहा। शंकर कांपती आवाज में बोला, मुझसे जो भी गलती हुई है उसके लिए मुझे क्षमा करना। उसके बाद पंडित जी खुद उस जगह जाकर कुछ गूढ़ मंत्रों का जाप करने लगे। चारों तरफ सन्नाटा गहरा गया। केवल उनकी आवाज गूंज रही थी। काफी देर बाद पंडित जी गंभीर स्वर में बोले, अब सब कुछ ठीक है। तुम सब मेरे साथ चलो, लेकिन याद रखना, पीछे मुड़कर नहीं देखना।
हम सबने सहमति में सिर हिलाया और धीरे धीरे हाईवे की ओर लौटने लगे। लेकिन तभी अचानक कान फाड़ देने वाली आवाज आई, जैसे कोई बहुत विशाल पेड़ जमीन पर गिर पड़ा हो। दिल दहल उठा, लेकिन उसी समय पंडित जी ने फुसफुसाते हुए कहा, कभी भी गलती से भी पीछे मत देखना। हम सबने उनकी बात मानी और किसी ने हिम्मत नहीं की पीछे मुड़कर देखने की। तेजी से गाड़ी में बैठे और वहां से निकल पड़े। घर पहुंचकर हमने पंडित जी का धन्यवाद किया। उस रात सब सामान्य लग रहा था, लेकिन शंकर के सपने में वही प्रेत आया। ठंडी आवाज में उसने कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, मगर याद रखना, यह गलती दोबारा मत करना। सुबह जब शंकर ने हमें यह बात बताई तो हमारी रूह कांप गई। तो दोस्तों, याद रखो, कभी भी किसी सुनसान जगह पर लापरवाही मत करना, वरना जो कुछ शंकर ने सहा वही किसी दिन तुम्हें भी सहना पड़ सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल द हॉन्टिंग फियर को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी डरावनी कहानियां आपके तक पहुंच सकें।